हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम अब जो हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो हम हमारे क्लासेस जो है सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करेंगे। जो हमारी क्लासेस हैं वो हमारी एमएसएन की क्लासेस हैं। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ एवरी क्लासेस। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच साइन एंड सिम्टम वुड द नर्स एक्सपेक्ट इन अ क्लाइंट विथ कॉलीलिथियासिस। वो क्या साइन एंड सिम्टम होंगे जो एक नर्स एक्सपेक्ट करेगी। ये देखिए, यहाँ पर आपको फोकस करना है कि क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा है या एक्सपेक्ट लिखा है। तो यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, यहाँ पर आएगा एक्सपेक्ट। ठीक है, तो वो क्या एक साइन एंड सिम्टम होगा जो एक नर्स जो है वो एक्सपेक्ट करेगी, जो पेशेंट जिसको कोलीलिथियासिस हो गया। व्हाट इज कोलीलिथियासिस? कोलीलिथियासिस इज अ कंडीशन वेयर द गॉल ब्लैडर इज इन्फ्लेम्ड। गॉल ब्लैडर इज इन्फ्लेम्ड एंड द स्टोन इज फॉर्म। तो यहाँ पर क्या है, गॉल ब्लैडर में स्टोन होने की वजह से इन्फ्लेमेशन, और यहाँ से क्या है, जो बाइल जो है वो आगे फर्दर जो है इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा है। अगर मैं आपको बाय द डायग्राम अगर एक समझाऊँ तो सपोज दिस इज लिवर और फ्रॉम हेयर अ स्मॉल सेक्शन वी कॉल्ड इट अ गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये कनेक्ट हो जाएगा फर्दर जो है, यहाँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंटेस्टाइन, तो यहाँ से जो है यहाँ से गॉल ब्लैडर से बाइल जूस आके और इंटेस्टाइन में जाएगा। तो कहीं पर भी यहाँ पर सपोज फॉर एग्जांपल इस सेक्शन में यहाँ पर स्टोन फॉर्म हो गया है, तो यहाँ से जो बाइल है उसका फ्लो नहीं हो पाएगा। तो बाइल का फ्लो नहीं हो पाएगा यानी कि इंटेस्टाइन में बाइल नहीं जा रहा है। इंटेस्टाइन में बाइल नहीं जाने की वजह से जो भी फूड आइटम्स हैं उसके साथ, जो भी फूड मटेरियल्स हैं उसके साथ बाइल नहीं मिक्स हो पाएगा, और स्टूल जो है, स्टूल का जो ब्राउन कलर है, स्टूल का जो जनरल ब्राउन कलर है वो बाइल की वजह से ही आता है। तो यहाँ पर क्या है, बाइल आ नहीं रहा है तो स्टूल का जनरल ब्राउन कलर नहीं मिलेगा, तो स्टूल हमें देखने को मिलेगा क्ले कलर्ड। क्ले कलर्ड हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं उसको वाइट कलर, या हम उसको वाइट कलर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वो कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो एक नर्स एक्सपेक्ट करेगी एक पेशेंट में जो जिसको कॉलीलिथियासिस है। तो हमें हमेशा जब भी एग्ज़ाम हम देते तो वहाँ पे हमें हमेशा ये नोट करना है कि क्वेश्चन में एक्सेप्ट पूछा है या एक्सपेक्ट पूछा है। तो एलिवेटेड WBC, तो WBC अकेला एलिवेट हो रहा है, तो WBC एलिवेट जो है वो किसी भी इन्फेक्शन में WBC एलिवेशन होता है। सभी तरीके के इन्फेक्शन में WBC एलिवेशन होता है। तो यहाँ पर ये WBC का सिर्फ एलिवेट होना एक पर्टिकुलर कंडीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। फिर क्या है हमारा एलिवेटेड अमाइलेज एंड लाइपेज, ये जनरली जो है हमें पैंक्रियाटाइटिस में देखने को मिलता है। ये हमें देखने को मिलेगा पैंक्रियाटाइटिस में। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा आपका वो होगा सेकेंड आंसर, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, जहाँ पे आपको देना है जॉन्डिस एंड क्ले कलर्ड स्टूल। जॉन्डिस एंड क्ले कलर्ड स्टूल। क्यों? क्योंकि ये लिवर से यहाँ पर बाइल का फ्लो इस तरीके से है और यहाँ से बाइल का फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर जो है बाइल कलेक्टेड होता जाएगा जो कि फर्दर कॉज करेगा जॉन्डिस, और जॉन्डिस और क्ले कलर्ड स्टूल, क्योंकि बाइल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा स्टूल को ब्राउन कलर देने के लिए। तो बाइल का फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए हमें स्टूल जो है वो क्ले कलर्ड देखने को मिलेगा। सेकेंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। द नर्स वुड एक्सपेक्ट जॉन्डिस एंड क्ले कलर्ड स्टूल इन अ पेशेंट विद कॉलीलिथियासिस। Now, what is the second question? A client is diagnosed with type 2 diabetes mellitus. Which intervention should the nurse apply?
एक पेशेंट है जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस आइडेंटिफाई हुआ है। तो जो डायबिटीज़ है वो दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। ये जनरली जो है ये ओल्ड एजेस में देखने को मिलता है और ये जो है यंगस्टर्स में देखने को मिलता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर यंगस्टर्स में देखने को मिलता है। इसको और हम क्या कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और ये जो होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। क्यों हम इसको ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसके अंदर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स नहीं दिए जाते हैं, इसके अंदर इंसुलिन ही दिया जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। सेकंड क्या है हमारे पास, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस को हम कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स भी काम करते हैं। तो एक क्लाइंट है वो डायग्नोस हुआ है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस से, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स अप्लाई। तो नर्स को क्या इंटरवेंशन लेना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एडमिनिस्टर पैंक्रियाटिक एंजाइम। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम हमें देने की ज़रूरत है क्या यहाँ पर, क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो क्या हमें यहाँ पे ऑल्दो इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम पैंक्रियाज, बट क्या हमें यहाँ पे सारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स देने की ज़रूरत है, नहीं। मॉनिटर क्लाइंट एट्रियल ब्लड गैस, तो यहाँ पर एबीजी का कोई सेंस नहीं है, एबीजी हम नहीं करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। असिस्ट क्लाइंट फॉर कीटोन यूरिया, ठीक है, असिस्ट क्लाइंट फॉर कीटोन यूरिया हम यहाँ पर कर सकते हैं, बट अगर ऑप्शन यहाँ पर टाइप 2 की जगह टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता तो, टाइप 2 की जगह अगर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होता तो असिस्ट क्लाइंट फॉर कीटोन यूरिया हम कर सकते थे। फोर्थ क्या, एडमिनिस्टर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, क्योंकि हम यहाँ पे हमने पहले आपको बताया कि यहाँ पे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, और यहाँ पर ये क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो यहाँ पर जो है पेशेंट इंसुलिन के ऊपर डिपेंड होता है टाइप 1 में, और टाइप 2 में इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, हम ओरल टैबलेट्स दे सकते हैं। तो एडमिनिस्टर फॉर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, द करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, एडमिनिस्टर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, अ क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विद टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स अप्लाई। तो नर्स को क्या इंटरवेंशन लेना है, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर डायबिटीज़ हो रहा है, तो सारे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स को देने की ज़रूरत नहीं है। एबीजी हम करेंगे कितना बॉडी के अंदर CO2 है, O2 है, बट दिस इज़ नॉट द प्राइमरी इंटरवेंशन। कीटोन यूरिया हम आंसर दे सकते थे अगर क्वेश्चन में टाइप 2 की जगह टाइप 1 होता, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में टाइप 2 की जगह टाइप 1 होता तो हम कीटोन यूरिया के लिए आंसर दे सकते थे। फोर्थ क्या है, एडमिनिस्टर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, फोर्थ आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। ओरल जो टैबलेट्स आती हैं उसको हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। ओके, जब भी पेशेंट जो है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का होता है या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का पेशेंट है, तो यहाँ पर दोनों कंडीशंस में हम क्या है, पेशेंट का हमारा टारगेट रहता है, टारगेट टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करने के लिए टारगेट हमारा रहता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पेशेंट को ऑलवेज वी हैव टू असिस्ट द पेशेंट फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए हम पेशेंट को असिस्ट करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड
टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो भी पेशेंट को होता है उसमें हमारा टारगेट रहता है कि हम ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करें। जब भी हम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए कोई भी इंसुलिन या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स देते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम पेशेंट को हमेशा हाइपोग्लाइसीमिया के लिए असेस करें कि पेशेंट कहीं हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है 4th इज द करेक्ट आंसर, एडमिनिस्टर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। नेक्स्ट क्या है, द क्लाइंट है सीरम कैल्शियम लेवल 7 mg/dl, विच डेटा शुड द नर्स एग्जिबिट। क्लाइंट का जो है सीरम कैल्शियम लेवल 7 है, विच डाटा शुड द नर्स एग्जिबिट। तो यहाँ पर जो क्लाइंट का सीरम कैल्शियम लेवल है ये लो है। नॉर्मल जो है सीरम कैल्शियम लेवल जो है हमारा 8 to 10.5 और नियर बाय होता है हमारा नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल। यहाँ पे 7 है, दैट मीन्स कि पेशेंट का सीरम कैल्शियम लेवल कम है। तो व्हाट इज द एक्शन नर्स शुड टेक, फ्लशिंग ऑफ फेस एंड हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्सेस, द फर्स्ट आंसर। ऑप्शन कॉन्स्टिपेशन, पॉलीयूरियन पॉलीडिप्सिया, डिस्थाइमिया एंड पीक टी वे, पॉजिटिव ट्राउजर साइंस एंड डायरिया। तो फ्लशिंग ऑफ फेस एंड हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्सेस जो हैं ये हमें किसी भी इस तरह के डिजीज़ में देखने को मिलते हैं जहाँ पर बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। बॉडी के अंदर वीकनेस आने की वजह से रिफ्लेक्सेस जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। सेकंड क्या है, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया एंड कॉन्स्टिपेशन, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया एंड कॉन्स्टिपेशन। तो ये अगर हम यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन को गौर ना करें तो पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया जो है ये हमें डायबिटीज़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, डिस्थाइमिया एंड पीक टी वेव्स, डिस्थाइमिया एंड पीक वेव्स हमें देखने को मिलता है हाइपर कैल्सीमिया में, सॉरी हाइपर कैलीमिया में हमें देखने को मिलता है पीक टी वेव्स। और इन्वर्टेड टी वेव्स जो है, इन्वर्टेड टी वेव्स देखिए, इन्वर्टेड टी वेव्स हमें देखने को मिलता है हाइपोकैलीमिया में। हाइपोकैलीमिया में हमें इन्वर्टेड टी वेव देखने को मिलता है और पीक टी वेव्स, पीक टी वेव्स हमें देखने को मिलता है हाइपरकैलीमिया में। ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है कि हाइपोकैलीमिया में टी वेव कैसी रहती हैं और हाइपरकैलीमिया में टी वेव कैसी रहती हैं। ये अक्सर नॉर्सेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टी वेव्स कैसी रहती है हाइपोकैलीमिया में और हाइपरकैलीमिया में टी वेव्स का क्या लोकेशन रहता है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि पीक टी वेव ऑप्शन है, मतलब कि यहाँ पे कंडीशन आएगी हाइपरकैलीमिया। पॉजिटिव ट्राउजर साइन एंड डायरिया, हाइपोकैल्सीमिया में, हाइपोकैल्सीमिया जो कंडीशन है इसके अंदर हमें हमेशा ट्राउज़र साइन, पॉजिटिव ट्राउज़र साइन एंड पॉजिटिव चॉविस्टिक साइन देखने को मिलता है। पॉजिटिव ट्राउज़र साइन और पॉजिटिव ये ट्राउज़र साइन और पॉजिटिव चॉविस्टिक साइन देखने को मिलता है हमें हाइपोकैल्सीमिया में। तो 4th आंसर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर, पॉजिटिव ट्राउज़र साइंस एंड डायरिया। ट्राउज़र्स की जगह अगर ऑप्शन में चॉविस्टिक साइन होता तो भी एक आंसर करेक्ट जाता, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया में हमें ट्राउज़र्स और चॉविस्टिक साइन दोनों देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन क्या था, क्लाइंट है सीरम कैल्शियम लेवल 7 mg/dl, यानी कि यहाँ पे ये कंडीशन हाइपोकैल्सीमिया है। विच डेटा शुड द नर्स एग्जिबिट, तो नर्स को क्या करना है, नर्स को देखना है कि कहीं पेशेंट के अंदर चॉविस्टिक साइन या फिर ट्राउज़र साइन तो नहीं आ रहा है। आईसीयू नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद क्लोज हेड इंजरी, एक आईसीयू में नर्स है वो केयर कर रही है पेशेंट की, एक आईसीयू में नर्स है जो पेशेंट की केयर कर रही है जिसको क्लोज हेड इंजरी है।
ओपन हेड इंजरी यहाँ पर नहीं है, क्लोज हेड इंजरी। विच डाटा शुड वारंट नर्स इमीडिएटली, कौन से ऐसे साइन और सिम्टम होंगे, कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जो देखते ही नर्स को समझ जाना है कि कंडीशन जो है वो और ख़राब होने लगी है। आईसीयू में एक नर्स है, वो केयर कर रही है एक क्लाइंट की जो उसको क्लोज हेड इंजरी हुई है। विच डाटा वारंट नर्स इमीडिएटली, ऐसा कौन सा डाटा है जो नर्स को इमीडिएटली वारंट करेगा। द क्लाइंट रिफ्यूजेस टू कफ एंड डीप ब्रीथ, क्लाइंट ने मना कर दिया है कि मैं कफ नहीं करूँगा और डीप ब्रीदिंग नहीं करूँगा। क्लाइंट का जीसीएस 13 से 17 पर चला गया, मतलब पहले क्लाइंट का जो जीसीएस है वो 13 था और अब 7 आ गया है। क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है हेडेक की, क्लाइंट का मिनी मेंटल स्टेटस 30 है। तो जो ऑप्शन 4 है मिनी मेंटल स्टेटस, ये हम साइकेट्रिक में यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं साइकेट्रिक में। साइकेट्रिक में हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के लिए चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या था, क्लाइंट कंप्लेन ऑफ हेडेक। एक क्लाइंट है जो कंप्लेन कर रहा है कि भाई मैडम मेरा जो है, जो भी नर्सिंग ऑफिसर है, कि मैम मेरा हेडेक हो रहा है। तो डज इट इमीडिएट, अगर किसी के सर में दर्द होता है तो क्या ये कोई इमीडिएट कॉज है। ठीक है, अगर इमीडिएट कॉज हो सकता है, लेकिन हम और ऑप्शंस देखते हैं। द क्लाइंट रिफ्यूज टू कफ एंड डीप ब्रीथ, क्लाइंट ने मना कर दिया है कि मैं कफ नहीं करूँगा और डीप ब्रीदिंग नहीं करूँगा। तो ये जो कफिंग और डीप ब्रीदिंग है, ज़्यादातर हम रेस्पिरेटरी इम्प्रूवमेंट के लिए पेशेंट से करवाते हैं। हम पेशेंट के रेस्पिरेटरी इम्प्रूवमेंट से करवाते हैं। रेस्पिरेटरी इम्प्रूवमेंट के लिए हम कफिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हम पेशेंट से करवाते हैं। द क्लाइंट जीसीएस इज़ फ्रॉम 3 to 7, 13 to 7। पहले क्लाइंट का जीसीएस 13 था, अब 7 हो गया है। तो जीसीएस क्या होता है। ग्लासगो कोमा स्केल, जीसीएस इज ग्लासगो कोमा स्केल। यहाँ पर हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट्स को हम याद रखेंगे, ई वी एम। आई वर्बल मोटर। आई को हम देते हैं 4 नंबर, वर्बल को हम देते हैं 5 नंबर, मोटर को हम देते हैं 6 नंबर। ये जो है ये इसके मैक्सिमम नंबर होते हैं, ये इसके मैक्सिमम नंबर है। और मिनिमम नंबर क्या होते हैं, 1 1 1। तो इसको कैलकुलेट कर लो, इसको हम कैलकुलेट 4 5 और 6 को हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 15, और इसको कैलकुलेट करो तो ये आएगा हमारा 3। मतलब कि अगर मैक्सिमम जीसीएस हो सकता है 15 और मिनिमम जीसीएस हो सकता है 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, जीसीएस पहले 13 था, 13 से 7 हो चुका है। अगर 13 to 15 के बीच में जीसीएस आता है तो ये नॉर्मल होता है, और अगर जीसीएस लेस देन और इक्वल टू 8 आए, मतलब कि जो क्लाइंट है वो कोमा में है। ठीक है, अगर 13 to 15 के बीच में जीसीएस आता है तो इसका मतलब है कि वो नॉर्मल है, और 8 और 8 से कम में जीसीएस आता है, इसका मतलब क्लाइंट कोमा में है। तो पहले क्लाइंट का जीसीएस 13 था, पहले जीसीएस 13 था, मतलब कि पहले नॉर्मल था जीसीएस, फिर 7 हो गया, 7 यानी लेस देन 8। तो यहाँ पर जो पेशेंट है वो कोमा में चला गया।
तो ऐसे इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है जो नर्स को इमीडिएट वारंट कर देगा कि भाई कंडीशन जो है और बदतर हो गई है और ख़राब हो गई है, तुरंत जाके जो भी आपका सीनियर है, जो भी डॉक्टर है, उसको इन्फॉर्म करो। तो क्लाइंट ने मना कर दिया कि भाई मैं खांसी नहीं करूँगा, ठीक है मत कर खांसी। क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है कि मुझे हेडेक हो रहा है, ठीक है। अगर हेडेक हो रहा है तो यहाँ पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि आईसीपी बढ़ रहा है, लेकिन क्या इससे और कोई बेहतर ऑप्शन है? जैसे मिनी मेंटल स्टेटस है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो रही है। क्लाइंट कंप्लेन ऑफ हेडेक, तो हेडेक होने की वजह से हो सकता है कि जीसीएस आईसीपी बढ़ रहा है, लेकिन क्या इससे बेटर ऑप्शन है? तो येस, हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन है। द क्लाइंट जीसीएस इज़ फ्रॉम 13 to 7। तो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। Client diagnosed with mixed edema coma, which sign and symptom nurse expect? क्लाइंट है वो मिक्स एडिमा कोमा से डायग्नोस हुई है। एक क्लाइंट है जो मिक्स एडिमा कोमा से डायग्नोस हुई है। इन चारों में से कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम है जो नर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि यस दिस इज करेक्ट? तो मिक्स एडिमा कोमा जो है एक डिजीज कंडीशन होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, इस कंडीशन में क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 एंड T4, T3 एंड T4 का लेवल कम रहता है और TSH का लेवल इंक्रीज्ड रहता है। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमें T3 एंड T4 का लेवल कम देखने को मिलेगा और TSH का लेवल हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में और क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है? तो देखिए, अगर हम जनरली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें विदाउट कोई मेजर रेशनल्स, तो एक ऐसी चीज़ देखनी है जो कि नॉर्मल नहीं है। तो क्लाइंट ब्लड प्रेशर इज़ 110/70 mm पर Hg। तो क्लाइंट का ब्लड प्रेशर जो है 110/70 mm ऑफ Hg है, तो दिस इज़ अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। द सीरम सोडियम लेवल इज़ 138 मिलीकूलन पर लीटर, तो 135 to 145 इज़ द नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल्स, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल। द क्लाइंट रेस्पिरेशन इज़ 16 ब्रीथ पर मिनट, तो क्लाइंट का रेस्पिरेशन जो है वो 16 ब्रीथ पर मिनट है, दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मल। 16 to 22 इज़ द नॉर्मल ब्रीदिंग लेवल्स। 16 to 22 is the normal breathing levels. द क्लाइंट सीरम ग्लूकोज लेवल इज़ 60। तो भाई सीरम ग्लूकोज लेवल 60 ये किसी भी कंडीशन में नॉर्मल नहीं है, चाहे वो डिजीज़ कंडीशन हो चाहे वो नॉन डिजीज़ कंडीशन हो। तो क्लाइंट डायग्नोस हुआ है मिक्स एडिमा कोमा से, तो नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी? तो ये तीन चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मल है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस का कोई मेन रोल नहीं है। आप एक्सपेक्ट करें चाहे ना करें, दिस इज़ ऑल अप टू यू। तो यहाँ पर ये जो तीन चीज़ें हैं ये नॉर्मल है। एबनॉर्मल है तो फोर्थ, तो क्लाइंट का सीरम ग्लूकोज लेवल, कोई भी नॉर्मल है, किसी को मिक्स एडिमा कोमा है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरथायरॉयड, ये नॉर्मल पेशेंट भी है कोई, और वहाँ पे सीरम ग्लूकोज लेवल 60 है, दैट मीन्स कि कंडीशन जो है वो मतलब पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहा है। पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया जब में जा रहा है तो हम प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी। तो क्लाइंट सीरम सोडियम लेवल इज 60 mg/dl इज आर प्रायोरिटी, सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4। 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्टर ऑफ फीड थ्रू, सॉरी यहाँ पर फीड है, फीस नहीं है, दिस इज फीड, दिस इज फीड। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीड थ्रू ट्यूब, एक ट्यूब के थ्रू हम फीड को दे रहे हैं किसी को, एक नाक ट्यूब डाल के हम किसी को खाना दे रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? सक्शन, गवाज, एनिमा, लवाज। तो हम खाना दे रहे हैं, सक्शन में क्या होता है? कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर पे है, इवन ईटी ट्यूब पे है या फिर टीटी ट्यूब के साथ वेंटिलेशन पे है, तो जो एयरवे में सिक्रीशंस हैं
उसको निकालना ही सक्शन होता है। जो एयरवे में सिक्रीशंस हैं उसको निकालना ही सक्शन है। टू मेंटेन, सक्शन का मेन रोल क्या है? टू मेंटेन पेटेंट एयरवे, टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। एयरवे को ओपन रखना ही मेन रोल है सक्शन का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीड थ्रू ट्यूब, तो सक्शन में हम गवाज, गवाज इज टू गिव समथिंग, गवाज इज टू गिव। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फीड दे रहे हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर चला जाएगा बी, गवाज। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीड थ्रू ट्यूब, ना ट्यूब के थ्रू अगर हम किसी को खाना दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं गवाज। एनिमा क्या होता है? एनिमा इज द प्रोसेस in which a solution is administered, solution is administered in colon y anus और rectum, y anus और rectum। मतलब कि एनस के थ्रू हम कोई ऐसा सॉल्यूशन डाल रहे हैं, एनस के थ्रू हम एक सॉल्यूशन इंटेस्टाइन के अंदर डाल रहे हैं, और इसका मेन क्या है? टू क्लीन दी इंटेस्टाइन, टू क्लीन दी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, आंतों को साफ करने के लिए एनस के थ्रू हम एक सॉल्यूशन बॉडी के अंदर, बॉडी मतलब इंटेस्टाइन के अंदर हम एक सॉल्यूशन डालते हैं, उसको हम कहते हैं एनिमा। लवाज, लवाज मतलब कि निकालना, लवाज मतलब निकालना। इसको हम करते हैं इन केस ऑफ पॉइजन, किसी ने पॉइजन इनहेल कर लिया है या फिर कोई अननेसेसरी चीज़ है जिसको हमें पेट से बाहर निकालना है। टू एक्सक्रीट आउट समथिंग फ्रॉम एब्डोमेन, टू एक्सक्रीट आउट समथिंग फ्रॉम एब्डोमेन इज लवाज। तो हमने क्या देखा? सक्शन क्या है? सक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम, सक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एयरवे से सिक्रीशंस को बाहर निकालते हैं। सक्शन का मेन रोल क्या है? टू मेंटेन पेटेंट एयरवे। गवाज, गवाज मतलब किसी भी चीज़ को देना, तो फीड को अगर हम ट्यूब के थ्रू दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं गवाज। एनिमा, एनिमा एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको हम एनएस के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में डालते हैं और इंटेस्टाइन को हम पूरा क्लीन करते हैं, फीकल मैटर को बाहर निकालते हैं। लवाज, लवाज मतलब कि किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, कहाँ से? एब्डोमेन से। तो लवाज मीन्स टू पुल आउट द सब्सटेंस फ्रॉम द एब्डोमेन इज लवाज। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा हमारा? सेकेंड आंसर, गवाज इज आर करेक्ट आंसर। तो कौन सी ट्यूब होती है जिससे हम फीडिंग देते हैं? दिस इज कॉल्ड राइल्स ट्यूब, दिस इज कॉल्ड राइल्स ट्यूब। राइल्स ट्यूब जो होती है इससे हम फीडिंग देते हैं। इसको हम याद कैसे रखते हैं? नेक्स, नेक्स करके हम याद रखते हैं। नोज, नोज इसको मेजर कैसे करते हैं? नाक से आपको ट्यूब लेके जानी है ईयर लोब तक, नोज, नोज टू ईयर लोब, ईयर लोब से जिफिस्टर्नम, जिफिस्टर्नम मतलब कि ये कान है, किसी पर्सन है, ये इसका कान है, ये इसकी नोज़ है, ये इसकी आईज है, ये इसकी नोज़ है और ये इसका स्टर्नम है। तो नोज़ से हमें ईयर लोब तक मेजर करना है और यहाँ से हमें इतना इतना मेजर करना है। तो इस मेजरमेंट तक हमें जो ये ट्यूब है ये पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट करना होता है। So here is the correct answer is गवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ क्लाइंट डायग्नोस्ड विद रिएक्टिव एयरवे डिजीज एडमिटेड इन ईडी विद डिफिकल्टी ब्रीदिंग एंड ब्लूइश अराउंड माउथ, विच इंटरवेंशन शुड द नर्स अप्लाई? एक क्लाइंट डायग्नोस हुआ है रिएक्टिव एयरवे डिजीज, एक क्लाइंट डायग्नोस हुआ है रिएक्टिव एयरवे डिजीज से। तो रिएक्टिव एयरवे डिजीज क्या है? कोई भी एलर्जिक कंडीशन, कोई भी ऐसी एलर्जिक कंडीशन जिसकी वजह से
एयरवे अफेक्ट हो रहा है और सांस लेने में परेशानी हो रही है, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव एयरवे डिजीज। कहाँ एडमिट हुआ है? ईडी। ईडी मीन्स एमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है और कंप्लेन क्या कर रहा है? डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग की। एक पेशेंट है जिसको रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ है, यानी कोई भी पॉलन ग्रेन्स हैं, कुछ भी पॉलन्स हैं, कोई परफ्यूम, किसी भी चीज़ की वजह से जो एयरवे है वो रिएक्ट हो जाता है। एयरवे जो है वो रिएक्ट हो जाता है, मतलब एयरवे में एलर्जी हो जाती है। उस पेशेंट को हमने एडमिट कराया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और पेशेंट कंप्लेन क्या कर रहा है कि भाई मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और क्या है? ब्लूइश अराउंड माउथ, माउथ के अराउंड में जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया। विच इंटरवेंशन शुड दी नर्स अप्लाई? ड्रॉ ब्लड फॉर सीबीसी। सीबीसी के लिए क्या हम ब्लड निकालें? अप्लाई ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला, नेजल कैनुला से क्या हम ऑक्सीजन दें? रिक्वेस्ट एबीजी, क्या हम एट्रियल ब्लड गैस करें या ऑब्जर्व करें हम वाइटल्स को? तो देखिए यहाँ पे सारे जो आंसर्स हैं वो आंसर करेक्ट आंसर है। यही एक नॉर्सेट का पैटर्न होता है कि आपको जितने भी आंसर्स देते हैं वो सारे ही आंसर करेक्ट होते हैं, बट आपको उसमें से एक प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी होती है। तो अगर कोई भी एयरवे रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर पेशेंट को एयरवे से रिलेटेड कोई डिजीज़ है या फिर एयरवे रिलेटेड या एयरवे से रिलेटेड कोई डिजीज़ या कुछ भी एयरवे से रिलेटेड है, तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना होता है ऑक्सीजन, या ऑप्शन में ब्रीदिंग है तो ब्रीदिंग, या ऑक्सीजन में एयरवे है तो एयरवे। तो हमें सबसे पहले जो सांस की चीज़ें तो हमें सबसे पहले उसको ही प्रायोरिटाइज करना है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम उस तरीके से ना भी देखें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या? अप्लाई ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। कि भाई परेशान, वो कंप्लेन ही कर रहा है कि मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो नेजल कैनुला से उसको ऑक्सीजन दे दो। ड्रॉन ब्लड फॉर सीबीसी, क्या हम सीबीसी करें? तो दिस इज़ नॉट द प्रायोरिटी। ठीक है, हम सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट करेंगे, बट दिस इज़ नॉट द प्रायोरिटी। रिक्वेस्ट एबीजी, फाइन, एबीजी भी हम कर सकते हैं, उसमें हम PaO2 FiO2 सारा मैनेज कर लेंगे, कितना पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन है, कितना CO2 रिटेन कर रहा है, और वाइटल्स भी हमें ऑब्जर्व करने हैं, कहीं टैकीकार्डिया तो नहीं हो रहा है, कहीं टैकिपनिया तो नहीं हो रहा है। बट प्रायोरिटी क्या रहेगी? यही तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि नॉर्सेट में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको सारे आंसर्स करेक्ट मिल रहे हैं, बट आपको जो चीज़ें हैं उनको प्रायोरिटाइज करनी होती हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्रायोरिटी जाएगी वो होगी अप्लाई ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। नेजल कैनुला से हमें पेशेंट को ऑक्सीजन देना है। फॉलोइंग लैरिंजोस्कोपी द नर्स टॉप प्रायोरिटी केयर। एक पेशेंट की लैरिंजोस्कोपी हो गई है, पेशेंट की लैरिंजोस्कोपी हुई है। लैरिंजोस्कोपी इज व्हाट? विजुअलाइजेशन ऑफ लैरिंग्स। ठीक है, तो नर्स की प्रायोरिटी क्या है? रिलीव एंजाइटी। तो रिलीविंग एंजाइटी इज द प्रायोरिटी बिफोर एनी प्रोसीजर। रिलीविंग एंजाइटी इज प्रायोरिटी बिफोर एनी प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर होने से पहले आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि ये कंडीशंस हैं, इस तरीके से प्रोसीजर होगा, प्रोसीजर के बाद आपको क्या होने वाला है। तो इस तरीके से आपको जो हेल्थ एजुकेशन है वो देनी है पेशेंट को। हेल्थ एजुकेशन देने की वजह से क्या है, जो एनजाइटी है वो रिलीव होती है। पेशेंट को बहुत एनजाइटी होता है कि मेरे साथ क्या करने वाले हैं, क्या कंडीशन होने वाली है, मुझे कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा।
तो जो भी हेल्थ टॉक्स हैं ये हम किसी प्रोसीजर से पहले करते हैं ताकि एंजाइटी को रिलीव हो। तो यहाँ पे क्या, फॉलोइंग लैरिंजोस्कोपी, जस्ट लैरिंजोस्कोपी के बाद हमें क्या करना है, तो रिलीव एंजाइटी ये हम पहले करेंगे। ट्रेन फॉर स्पीच थेरेपी, हम पेशेंट को स्पीच थेरेपी देंगे कि भाई आपको इस तरीके से बात करनी है, ऐसा ऐसा करके बात करनी है। तो यहाँ पर हमें स्पीच थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेशेंट पहले से गूंगा नहीं है, उसको बोलना आता है। हमने जस्ट एक प्रोसीजर किया है जिसको हम कहते हैं लैरिंजोस्कोपी। लैरिंजोस्कोपी हमने एक प्रोसीजर किया है, तो यहाँ पे स्पीच थेरेपी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेंटेन कम्युनिकेशन, क्या हम पेशेंट से बात करेंगे, घर वालों को बोलेंगे कि पेशेंट से बात करो, कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, ये हम बोलेंगे प्रोसीजर के बाद हम बोल सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि एंजाइटी तब भी होगी। लेकिन मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन बोला कि अगर क्वेश्चन में कोई भी एयरवे रिलेटेड क्वेश्चन है और ऑप्शन भी एयरवे रिलेटेड है तो हमें प्रायोरिटाइज वही करना है। या फिर क्वेश्चन में कुछ पूछ रहा है जिससे हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन जो एयरवे रिलेटेड है और आंसर एयरवे रिलेटेड दिया, तो हमेशा हम एयरवे को ही प्रायोरिटी देते हैं। हमारा क्या, मेंटेन पेटेंट एयरवे, यही हमारी प्रायोरिटी रहेगी। कोई भी लैरिंजोस्कोपी एक प्रोसीजर हुई है तो आपको पता है कि बॉडी का नॉर्मल इम्यून मैकेनिज्म क्या है। उसके बाद क्या, बॉडी तुरंत जो है इन्फ्लेमेशन होगा और इरिटेशन होगा पेशेंट को, तो लैरिंजोस्कोपी के बाद तुरंत इन्फ्लेमेशन होगा तो एयरवे क्या है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, एयरवे सिकुड़ जाएगा और मरीज को सांस लेने में परेशानी होगी। तो रिलीव करना एंजाइटी को, स्पीच थेरेपी देना, कम्युनिकेशन करना, ये प्रायोरिटी नहीं होगा। हमें पेशेंट का जो एयरवे उसको मेंटेन करके रखना है कि जो भी सांस लेने का रास्ता है वो प्रॉपर तरीके से खुला है या नहीं खुला है, एयरवे प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं है। सो टू मेंटेन द पेटेंट एयरवे इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो फॉलोइंग लैरिंजोस्कोपी हम क्या करेंगे, पेटेंट एयरवे मेंटेन करेंगे। अच्छा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता था, लैरिंजोस्कोपी की जगह ब्रोंकोस्कोपी भी आ सकता था, फॉलोइंग ब्रोंकोस्कोपी नर्स टॉप प्रायोरिटी। तो कुछ भी क्वेश्चन दिया है जहाँ पर एयरवे रिलेटेड चीज़ आ रही है और आंसर भी एयरवे रिलेटेड दिया है तो हमेशा एयरवे इज ऑलवेज द प्रायोरिटी, एयरवे हमेशा प्रायोरिटी में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अ क्लाइंट एडमिटेड इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट, एक क्लाइंट जो है वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट है, चेस्ट ट्रॉमा हुआ है, इस बार इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट है और पेशेंट के छाती में चोट लगी है, चेस्ट ट्रॉमा हुआ है। अब ऐसा कौन सा साइन एंड सिम्टम है जो आपको सजेस्ट करेगा कि न्यूमोथोरेक्स हुआ है, न्यूमोथोरेक्स इन फ्लूइड फिल्ड इन pleural cavity, fluid filled in pleural cavity. The client admitted in emergency department with chest trauma, चेस्ट ट्रॉमा के साथ क्लाइंट जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट हुआ है। साइन एंड सिम्टम क्या सजेस्ट करेंगे कि पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हुआ है। तो न्यूमोथोरेक्स हम देख लें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड इन प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी में फ्लूइड, सॉरी न्यूमोथोरेक्स में नहीं, एयर फिल्ड इन प्लूरल कैविटी, आई एम सो सॉरी कंफ्यूजन अकर्स। न्यूमोथोरेक्स में क्या है, फ्लूइड की जगह एयर फिल होता है, एयर फिल्ड इन प्लूरल कैविटी। हीमोथोरेक्स या इन सब जगहों में जो प्लूरल फ्यूजन है वहाँ पर फ्लूइड फिल होता है। तो ब्रोंकोवेस्कुलर साउंड विद फ्रिक्शन रब, एब्सेंट ब्रीथ साउंड, नेजल फ्लेयरिंग एंड लंग कॉन्सिडरेशन, सिमेट्रिकल चेस्ट। सिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपेंशन जो है ये एक नॉर्मल कंडीशन है। नेजल फ्लेयरिंग और लंग नेजल फ्लेयरिंग जो है ये देखने को मिलता है ARDS में, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। ब्रोंकोवेस्कुलर लंग साउंड और फ्रिक्शन रब यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे एब्सेंट ब्रीथ साउंड होगा क्योंकि क्या है, न्यूमोथोरेक्स हुआ है तो प्लूरल कैविटी में भी एयर फिल हो गई है। तो लंग्स की जगह कहाँ पे एयर जा रही है, प्लूरल कैविटी में एयर जा रही है। तो प्लूरल कैविटी में एयर जाने की वजह से जब भी आप ऑस्कल्टेट करेंगे ब्रीथ साउंड तो आपको सुनाई नहीं देगा कि लंग्स में तो एयर जा ही नहीं रही है, लंग्स के थ्रू प्लूरल कैविटी में चली जा रही है और लंग्स में एयर नहीं जा रही है और प्लूरल कैविटी में जा रही है, तो लंग्स को एयर नहीं मिलने की वजह से और पेशेंट जो है जल्दी जल्दी सांस लेगा। तो एब्सेंट ब्रीथ साउंड एंड टेकिपनिया,
एब्सेंट ब्रीथ साउंड एंड टेकिपनिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन में हमें हमेशा एब्सेंट ब्रीथ साउंड देखने को मिलता है और टेकिपनिया देखने को मिलता है। टेकिपनिया इज मोर देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट। मोर देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट इस टेकिपनिया। तो एब्सेंट ब्रीथ साउंड और टेकिपनिया देखने को मिलेगा, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर न्यूमोथोरैक्स है। बट कंफर्म हम कैसे करेंगे? बाय दी चेस्ट एक्सरे। कंफर्म आपको कैसे करना है? बाय दी चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स हो गया है। पेशेंट इज ऑन कॉमाडीन। एक पेशेंट जो है वो कॉमाडीन पे। व्हाट इज कॉमाडीन? कॉमाडीन इज एन एंटी कोआगुलेंट मेडिसिन। खून पतला करने की दवाई है कॉमाडीन। विच मेडिकेशन शुड बी कीप्ड बेड साइड? पेशेंट इज ऑन कॉमाडीन, विच मेडिकेशन शुड बी कीप्ड बेड साइड? एक पेशेंट जो है कॉमाडीन थेरेपी है। कॉमाडीन क्या होता है? एक एंटी कोआगुलेंट मेडिसिन होती है। तो हमें कौन सी मेडिसिन को जो है बेड साइड रखना पड़ेगा? के, B12, C और D। तो ये एंटी कोआगुलेंट है। एंटी कोआगुलेंट है यानी कि खून पतला करने की दवाई है। तो हमें बेड साइड ऐसी मेडिसिन रखनी है जो खून को गाढ़ा करे, यानी कि हमें बेड साइड कोआगुलेंट मेडिसिन रखनी है। यानी कि हमें बेड साइड कोआगुलेंट मेडिसिन रखनी है। तो विटामिन B12 नो, C इज वाटर सॉल्युबल, D फैट सॉल्युबल, दिस इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल। विटामिन K इज द कोआगुलेंट मेडिसिन। खून का थक्का जमाने के लिए विटामिन K का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो पेशेंट जो कि एंटी कोआगुलेंट थेरेपी पे है उसके बेड साइड हमेशा हम विटामिन K रखते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हमें विटामिन K को बेड साइड रखना है। While aminophylline is in infusion, what should be monitored closely? जब भी अमीनोफाइलिन इन्फ्यूजन में है तो हमें क्या क्लोजली मॉनिटर करना है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहले ड्रग रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अमीनोफाइलिन, अमीनोफाइलिन क्या है? अमीनोफाइलिन इज अ ब्रोंकोडायलेटर। अमीनोफाइलिन इज अ ब्रोंकोडायलेटर। एक ब्रोंकोडायलेटर है अमीनोफाइलिन। तो ब्रोंकोडायलेटर्स जो है हमारे पास दो तरीके के होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, एंड दूसरे तरीके के हमारे पास होते हैं लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग में अगर हम यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें, शॉर्ट एक्टिंग की अगर हम यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है वो होती है सालब्यूटामोल। सालब्यूटामोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस आ जाती है फॉर्मिट्रॉल। फॉर्मिटेरॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस। तो ब्रोंकोडायलेटर्स जो होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स जो होते हैं ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, और जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा यहाँ पे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, विच विल कॉज टेकिकार्डिया, रेस्टलेसनेस इन द पेशेंट एंड पैल्पिटेशन। मैं क्या देख रही हूँ, ब्रोंकोडायलेटर्स जो हैं वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद क्या, जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा
हार्ट रेट बढ़ जाएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और पेशेंट का टैकीकार्डिया, रेस्टलेसनेस और पैल्पिटेशन होगा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जब भी हम अमीनोफाइलिन दे रहे हैं तो नर्स को क्या मॉनिटर करना है क्लोजली, तो यहाँ पर हमें मॉनिटर करना है कार्डियक रिदम। कार्डियक रिदम, देखो ब्लड प्रेशर भी आंसर में, जैसे मैं मतलब हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ेगा, लेकिन अगर आप कार्डियक रिदम ही मॉनिटर कर लोगे तो इसके अंदर आपको रेस्पिरेशन, बीपी, किस तरीके का ईसीजी हो रहा है, कितना टाकीकार्डिया हो रहा है, नॉर्मल साइनस टैकीकार्डिया है, ब्रेडीकार्डिया, सारा आपको देखने को मिल जाएगा। तो वाइल अमीनोफाइलिन इज इन इन्फ्यूजन व्हाट शुड बी नर्स मॉनिटर क्लोजली, तो नर्स शुड मॉनिटर कार्डियक रिदम क्लोजली। तो करेक्ट ऑप्शन इज द थर्ड इज द करेक्ट आंसर, कि जब भी अमीनोफाइलिन इन्फ्यूजन में है कार्डियक रिदम को हमें मॉनिटर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the treatment in sudden worsening of TOF? What is the treatment in sudden worsening of TOF? What is TOF is the first question, कि भाई TOF होता क्या है। TOF is tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot is TOF। ये एक साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होता है, ये एक साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होता है। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, साइनोटिक हार्ट डिजीज़ में मिक्सिंग ऑफ O2 विद CO2 ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपस में मिक्स होते हैं, तो बॉडी को जो है प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना मिलके मिक्स्ड टाइप का ब्लड मिलता है। तो पूरी बॉडी में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफ़र होने की वजह से हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है हमारा क्लबिंग ऑफ फिंगर, क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा, और देखने को मिलेगा पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, आरबीसीज, एचसीटी, पीसीबी, एचबी, सारी चीज़ें जो हैं ये बढ़ी हुई मिलती है, यानी कि जो हमें आरबीसीज का कंपोनेंट है वो सारा बढ़ा हुआ मिलता है, जिसकी वजह से ब्लड बहुत थिक हो जाता है। तुमने यहाँ पे क्या देखा, व्हाट इज TOF क्या होता है, TOF होता है टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट। टेट्रालॉजी ऑफ फैलॉट जो है वो एक साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती है। साइनोटिक हार्ट डिजीज़ मतलब कि ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड जो है वो यहाँ पर मिक्स होता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में मिक्स ब्लड सप्लाई होता है, यानी कि हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड की वजह से बॉडी में ऑक्सीनेटेड की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है, और बिकॉज ऑफ सप्लाई ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से कुछ यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आता है हमारा क्लबिंग ऑफ फिंगर, साइनोसिस, पॉलीसाइथीमिया। तो क्लबिंग ऑफ फिंगर में क्या हो जाएगा, अंगूठे जो है इस तरह के स्पून शेप के हो जाएंगे, नेल्स। साइनोसिस में ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, और पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, जितने भी आरबीसीज के कंपोनेंट होते हैं वो सारे बढ़े हुए मिलते हैं। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं यहाँ पे जो बेस्ट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट हम मानते हैं, जिसमें हमारा आ जाता है वॉटरटन ऑपरेशन। वॉटरटन ऑपरेशन इसमें क्या होता है, असेंडिंग अयोटा
प्लस राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी को आपस में जोड़ दिया जाता है। वाटर टर्न ऑपरेशन में क्या होता है, असेंडिंग अयोटा एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी को आपस में जोड़ दिया जाता है। सेकंड क्या है, होता है पॉट्स ऑपरेशन। सेकंड होता है पॉट्स ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, डिसेंडिंग अयोटा, इसमें क्या होता है, डिसेंडिंग अयोटा प्लस लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी को आपस में जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट चॉइस क्या है, बीटी शंट। बीटी शंट, बीटी शंट में क्या करते हैं, राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी को हम पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ देते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, और टेट्रालॉजी और फेलॉट में हमारे पास तीन तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। वाटर टर्न ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, असेंडिंग अयोटा, असेंडिंग अयोटा और राइट पल्मोनरी आर्टरी को हम एक साथ जोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉट्स ऑपरेशन। पॉट्स ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, पॉट्स ऑपरेशन में डिसेंडिंग अयोटा, पॉट्स ऑपरेशन में डिसेंडिंग अयोटा जो होता है उसको हम लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, बीपी शंट, बीटी शंट। बीटी शंट में राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी को पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके के और ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं टेट्रालॉजी और फेलॉट में। तो ऐसे कौन सा हमें ट्रीटमेंट देना है, भाई मॉर्फिन दे सकते हैं हम, क्योंकि मॉर्फिन जो है वो बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को कम करता है। O2 थेरेपी हम देंगे, O2 थेरेपी जो है मतलब कि ऑक्सीजन हम देंगे। अब यहाँ पे क्या साइनोटिक हार्ट डिजीज़ ही है तो हम ऑक्सीजन देंगे पेशेंट को ताकि बॉडी के अंदर मोर ऑक्सीजन जाए। उसके बाद हम प्रोप्रानोलॉल देंगे। ये क्या होता है, एक तरीके के बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, हार्ट की जो डिमांड होती है इसको कम करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ द आंसर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो सडन अगर वर्सनिंग हो रही है किसी को टेट्रालॉजी या फेलॉट, तो वहाँ पर हम ऑल ऑफ दी अबव करेंगे। मतलब यहाँ पे हम मॉर्फिन देंगे ताकि बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड कम हो, O2 थेरेपी देंगे, प्रोप्रानोलॉल देंगे ताकि हार्ट की डिमांड कम हो, बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम ऑक्सीजन देंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर जो है वो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, एबेस्टिन एनोमली इज ड्यू टू मैटरनल इनटेक ऑफ। एबेस्टिन एनोमली एक कंजेनाइटल, एक टेराटोजेनिक कंडीशन है, एक टेराटोजेनिक कंडीशन है। एबेस्टिन एनोमली एक टेराटोजेनिक कंडीशन है। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो प्रेगनेंसी में कोई ऐसी चीज़ का कंजप्शन कर रही है जिसकी वजह से बेबी को अफेक्ट होगा, तो उसको हम टेराटोजेनिक बोलते हैं। तो एबेस्टिन एनोमली भी एक टेराटोजेनिक कंडीशन है। एबेस्टिन एनोमली में क्या होता है कि मदर कोई एक ऐसी चीज़ का कंजप्शन कर रही है जिसकी वजह से बेबी के अंदर एक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हुआ है। तो एबेस्टिन एनोमली एक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है। किसका इनटेक करने की वजह से हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो यहाँ पर लिथियम का अगर मदर इनटेक करती है, मतलब जैसे लिथियम का इनटेक हम वैसे तो नहीं करते हैं जनरली, लेकिन लिथियम जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारी। लिथियम इज ड्रग ऑफ चॉइस इन मानिया, है ना, मतलब कि बायपोलर डिसऑर्डर। अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो बायपोलर डिसऑर्डर में लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस होती है।
बाइपोलर डिसऑर्डर में लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो अगर मदर को कोई मानिया है, डिप्रेशन है ना, ऐसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, मूड स्टेबलाइजिंग नहीं ले रही है मदर, जैसे कि लिथियम, कोई साइकेट्रिक ऐसा डिसऑर्डर है फीमेल को जिसकी वजह से उसको लिथियम इनटेक करना पड़ रहा है, और उस टाइम पे अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो एक डिजीज़ कंडीशन कॉज करेगी बच्चे के अंदर, जिसको हम कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि है हमारा एबस्टीन एनोमली। तो एबस्टीन एनोमली इज़ ड्यू टू मैटरनल इनटेक ऑफ लिथियम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, वो होगा लिथियम। ऑप्शन 1 लिथियम इज़ द करेक्ट आंसर। एबस्टीन एनोमली इज़ ड्यू टू मैटरनल इनटेक ऑफ लिथियम। सो यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चन सेशंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोज़। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जो भी नॉर्सेट है या फिर कोई KGMU देना चाहता है या फिर कोई RRB में जाना चाहता है, तो आपका जो भी अपकमिंग नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू फाउंड द क्लास effective, please like, share and subscribe the channel. Thank you.